नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आज से बजट सत्र शुरू। आर्थिक सर्वे में 8 से लेकर 8.5% जीडीपी की उम्मीद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं का विरोध जारी। संगीत सोम भी हुए शिकार। वर्चुअल रैली में बोले मोदी, विपक्ष बदला लेने के लिए सत्ता में वापसी चाहता है। सरकार ने नहीं पूरे किए वादे, किसानों ने फिर दी चुनौती, मना रहे हैं विश्वासघात दिवस। मध्य प्रदेश में करीब 200 गायों की मौत, आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और आज पहले दिन आर्थिक सर्वे यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को संसद के अंदर टेबल किया गया। आर्थिक सर्वे वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको तैयार करते हैं और जिसमें कि एक मैक्रो इकोनॉमिक जो पूरी तस्वीर होती है देश के आर्थिक व्यवस्था की, वो उसमें पेश की जाती है। और अगर इस इकोनॉमिक सर्वे को देखें जो इस साल का टेबल किया गया है, तो उसमें जो जीडीपी ग्रोथ है इस साल के लिए वो ये बताई गई है कि 9.2% जीडीपी ग्रोथ इस साल की रहेगी और अगले साल ये आंकड़ा 8 से लेकर 8.5% हो सकता है। और इस इकोनॉमिक सर्वे में ये जो बात बहुत हाईलाइट करके कही गई है कि जिस तरीके के रिफॉर्म्स और जिस तरीके के सुधार के दिशा में जो मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत सराहनीय है। उसमें यह भी कहा गया है कि भारत के पास इतना फिस्कल स्पेस है कि वो चाइना से उस टाइटल को खींच ले जिसमें कि ये कहा गया है कि चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि भारत अब सबसे तेज चलने वाली आर्थिक इकोनॉमी बन सकता है, उसमें ये कहा गया है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुई है, जैसे कि नेशनल हाईवेज की जो बढ़ोतरी हुई है, उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि जो सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो इस समय पैंडेमिक के पहले की जो सिचुएशन थी वो हमने अटेन कर ली है। इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के जो क्षेत्र में उसमें ग्रोथ 3.9% बताई गई है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में 11.8% बताई गई है और सर्विसेज की जो ग्रोथ है वो 8.2% बताई गई है। और स्टार्टअप्स के लिए ये बोला गया है कि दिल्ली अब नया स्टार्टअप कैपिटल बन गया है पूरे देश का, और पहले बैंगलोर था, लेकिन बैंगलोर से ये टाइटल दिल्ली ने अपने तरफ खींच लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है, इस जीडीपी ग्रोथ के सब कुछ एक अच्छी आर्थिक तस्वीर भारत के लिए इसमें पेश की गई है, लेकिन जो एनालिस्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि इस ग्रोथ को हमें इस दिशा में नहीं देखना चाहिए कि 9.2% है। हमारे लिए जो अभी भी जो चुनौतियां हैं वो पर कैपिटा इनकम है जो कि बहुत नीचे है। कंजम्पशन यानी कि लोग कितना खरीद रहे हैं वो बहुत नीचे है। और ये दो पैमाने हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है, यानी कि भारत इसमें बहुत पीछे है पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन में। और साथ में ये भी कहा गया है कि लोगों के हाथों में इस समय पैसे नहीं हैं और क्रेडिट पर आप कितने दिन चलोगे, यानी कि जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग खर्च करेंगे। तो अब कल बजट पेश होगा और बहुत सारी उम्मीदें निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनसे लगाई जा रही है कि लोगों के हाथ में कितने पैसे डाले जाएंगे। और उससे भी जो बड़ी चुनौती है वो है जॉब्स का संकट, यानी कि नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी से कैसे निपटा जाएगा। सरकारी नौकरियों में लगातार कटौती हो रही है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा इस समय जॉब्स नहीं दे रहा है। तो ऐसी आर्थिक स्थिति में भारत की सरकार क्या करेगी। और इतने सारे जो नौजवान इस समय सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। ये ग्रोथ वैसी ग्रोथ होगी जिसमें कि नौकरियां नहीं होंगी। ग्रोथ होगी लेकिन लोग बेरोजगार होंगे, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। हम भले ही ये कहें कि हमने देखे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में किया और हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत आगे बढ़ा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज आम आदमी के पास न नौकरी है न खर्च करने के लिए पैसे। ऐसे में सरकार इस जो दुविधा से कैसे निपटेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर
में बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। जितने भी बीजेपी के नेता प्रचार करने के लिए निकलते हैं उनका विरोध होता है या उन्हें वहां से खदेड़ कर भगा दिया जाता है। अब इसी क्रम में बहुत सारे नेता थे पिछले दिनों जिसमें की खबर आई थी, जैसे कि सिवल खास में मनिंदर पाल सिंह थे, वो प्रचार करने गए, उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी तरह से 2-3 नेताओं के और उदाहरण सामने आए थे जहां पर उनका प्रचार करते हुए विरोध हुआ। उसी क्रम में आज संगीत सोम जो कि विधायक रह चुके हैं और मेरठ के सरगना से, तो आज उनका विरोध हुआ और रविवार को वो एक जाट बहुल्य गांव है जिसका नाम है दरौला, वहां पर प्रचार कर रहे थे और वहां पर देखा गया कि वो जब पहुंचे तो पहले से ही 50-60 आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्थक थे वो खड़े थे। वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गाड़ी से संगीत सोम उतरे नहीं बल्कि उन्हें लौटकर जाना पड़ा। तो जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का, ये साफ दिखाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हैं। अब ये वही संगीत सोम है जिनका नाम मुजफ्फरनगर के दंगों में था। वो जेल भी गए थे, पहले समाजवादी पार्टी में थे 2009 में, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व का नेता मानते हैं, लेकिन आज वही संगीत सोम के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो संगीत सोम या फिर मनिंदर पाल सिंह या वो सारे नेता जिनका आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये इस बात का संकेत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई है और लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पर जो बिल्कुल एक एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड रीजन है वो उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो वहाँ पर क्या किसानों का गुस्सा इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है? ये उसका सीधा साधा एग्जाम्पल है और इसका खामियाजा ऐसा लगता है कि बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली की। जी हाँ, जो 21 विधानसभा सीट्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आज उसको वहां के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और संबोधित करते करते उन्होंने जो पिछली सरकार है समाजवादी पार्टी की उस पर काफी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें थी वहां पर दबंग और दंगाई राज करते थे, उनकी सत्ता चलती थी और पहले की जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत ही आलोचना करने वाली थी, क्योंकि लोग चाहे वो बहू हो चाहे बेटियां हो वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल पुख्ता है। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि उन्हें केवल सपने देखने आते हैं और सपने वो देखता है जो सोता है और जो जागता है वो केवल संकल्प लेता है, जिसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सपा वो सरकार है जो केवल सपने दिखाती है और डबल इंजन की सरकार सपनों को पूरा करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि विपक्ष बदला लेने के लिए सत्ता में वापसी चाहता है, यानी कि ग्रोथ को लेकर और विकास को लेकर विपक्ष का कोई ऐसा रोड मैप नहीं है और केवल वो बदले की भावना से वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वर्चुअल रैली से उन्होंने संबोधन किया है, लेकिन जिस तरीके की बयार इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रही है, तो अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो चाहे जेपी नड्डा हो, ये जितने भी नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए हैं उन्होंने सब विकास का गुणगान किया है कि क्या क्या उपलब्धियां गिनाई हैं और सारी बीजेपी की उपलब्धियां गिनाया गया है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात हैं वो बीजेपी के खिलाफ में नजर आ रही हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का आम वोटर पर कितना असर पड़ता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जनता अपना मन बना चुकी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन ये बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि वोटर का जो मूड है वो कब बदल जाए, किस फैक्टर के फेवर में बदले, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें काफी खड़ी हो गई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की। जी हाँ, 3 फरवरी को विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, जिसमें कि जिला और तहसील स्तर पर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। 500 जिलों में आयोजन किसान करेंगे और किसान ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। 15 जनवरी की जो उनकी बैठक थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो
जो सरकार ने अपने 9 दिसंबर के पत्र में जो आश्वासन दिए थे, अगर वो उनको पूरा नहीं करेगी तो किसान फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इन किसानों का कहना है कि अभी भी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं हुई है। एमएसपी को लेकर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। जिन किसानों के खिलाफ केसेस दर्ज हुए थे उन मुकदमों को वापस नहीं लिया गया है, परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है, यानी कि वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। और ये जो किसान हैं ये उन सारे राज्यों में जा रहे हैं जहां पर चुनाव है। इनका पॉलिटिकल समर्थन नहीं है किसी पार्टी के साथ, लेकिन बीजेपी के लिए ये किसान मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी इससे कैसे निपटेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं भोपाल के बैरसिया कस्बे की, जहां पर ये खबरें आ रही हैं कि एक गौशाला है जिसका नाम है गौ सेवा भारती गौशाला। वहां पर बहुत सारी सैकड़ों गायों के मौत की खबर आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ गाय कुएं में मरी पड़ी मिली, कुछ गायों के कंकाल मिले, और ये बहुत भारी संख्या में लगभग 500 गाय थी जो कि मरी पाई गई थी। अब ये जो गौशाला है इसको चलाने वाली जो महिला है उनका नाम है निर्मला देवी। वो स्थानीय बीजेपी नेता हैं और इस चीज को लेकर काफी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और संचालक के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं हुई है। और ये एक बड़ा मुद्दा इस समय मध्य प्रदेश में बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार को और मध्य प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है और हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप को समझती है। और ऐसे में गायों की मौत का मामला और फिर उस गौशाला के संचालक के खिलाफ कोई गिरफ्तारी न होना अपने आप में लोगों में गुस्सा पैदा कर रहा है। और उसी को लेकर दिग्विजय सिंह जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल हिंदू धर्म का केवल चोला पहनती है, न उसे धर्म से मतलब है, न सेवा से मतलब है और न गौ सेवा से। तो फिर ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो दोहरा रवैया जो बीजेपी का नजर आ रहा है कि गाय के नाम पर उनकी राजनीति होती है, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति होती है और गाय के नाम पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और आज जब इतनी सारी गाय मरी पड़ी मिली है तो क्योंकि उस गौशाला की जो संचालक है वो एक बीजेपी की नेता है, तो वही सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं करती। तो बीजेपी का जो ये दोहरा चरित्र है, जो दोहरा एक चेहरा है, वो यहाँ पर सामने नजर आता है कि केवल राजनीति के लिए गाय और गोबर का इस्तेमाल बीजेपी करती है, लेकिन जब एक्शन इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो बीजेपी वहां पर कोताही बरतती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि गाय और गोबर को लेकर भी बीजेपी के दोहरे मापदंड है। बीजेपी का जो एक आडंबर है गाय की राजनीति को लेकर, वो इससे बिल्कुल साफ झलकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो महिला निर्मला देवी है इनकी गिरफ्तारी कब होती है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि इन गायों को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि उनको मारकर उनकी खाल और हड्डियों का व्यापार किया जा रहा था। तो इसे आप क्या कहेंगे? बहुत ही घिनौनी हरकत सामने आई है, लेकिन बीजेपी की खोखली राजनीति भी इससे नजर आती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।